गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हम फ्लूइड डिस्कस कर रहे थे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, हाँ जी, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेली लॉ, ये सब हमने चेक कर लिया था। और आज बात करेंगे सरफेस टेंशंस की। ठीक है, सरफेस टेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और उसके बाद कुछ जेईई मेंस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सरफेस थी और ये सरफेस क्या थी? एक फाइन लेयर जिसकी थिकनेस 10 से 12 मॉलिक्यूलर डाया के इक्वलेंट थी। 10 to 12 मॉलिक्यूलर डायामीटर, इसके इक्वलेंट थिकनेस जो आपकी होगी उसे आप कहेंगे सरफेस। फाइन, एक लेयर जो इसमें 10 से 12 मॉलिक्यूल आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास कोई लिक्विड है। तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारी लिक्विड एयर इंटरफेस जिसे आप कहेंगे। यहां पे आपके पास एयर है और ये आपका लिक्विड है। तो ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है, क्लियर? इसकी बात अभी मैं कर रहा हूं। अगर मैं इस सरफेस को बनाऊं और इसमें मैं एक डायमेट्रिकली लाइन बना दूं ए बी, ठीक है, ये डायमीटर हो गया मेरा। तो हर सेक्शन दूसरे सेक्शन को, दो सेक्शन है ना, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं लाइन को पुल कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन हमने देखा था, डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी सरफेस टेंशन की, ऐसे सरफेस टेंशन। हो सकता है कहीं पे आपको टी भी दिया हो, तो यहां पे मैं टी भी लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, बट जनरली एस रहता है, ठीक है। तो एस सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला और था, दैट इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। हाँ, बेसिकली ये आपका सरफेस एरिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप बात करते थे, सपोज हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, तो जनरली अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप इसको स्फेरिकल ट्रीट करेंगे, और अगर इसका रेडियस आर है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फाइन। तो इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास वाटर ड्रॉप आ गई हमारी। हाँ, कोई भी लिक्विड ड्रॉप भी हो सकती है। अब बेटा ये हमारी सरफेस है। फाइन। तो जब आप बात करेंगे इसमें जो सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी हमारी हो जाएगी सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर इसका रेडियस है। क्लियर? अब सपोज आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपका सरफेस एरिया चेंज होगा, तो आपकी सरफेस एनर्जी चेंज होगी। तो इस पे एक क्वेश्चन आपको मिलता है, इफ अ वाटर ड्रॉप of radius capital R divides into n smaller drops. फाइन। तो यहां पर कुछ चीजें अगर याद रहें तो बड़ी जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आप कहें कि सरफेस एनर्जी इनिशियली, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपका वॉल्यूम सेम रहा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू एन। ये आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, इससे इक्वेशन बन गई। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो रेडियस है आर, स्मॉल आर, ऐसे कर लीजिए, n टू द पावर 1/3 इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत जगह यूज में आएगा। तो एक ड्रॉप जब आपकी ब्रेक करेगी या बहुत सारी ड्रॉप मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बनाएंगी, तो इस तरह से आप इस रेडियस को
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे फाइनल सरफेस एनर्जी की। हाँ जी, सरफेस एनर्जी फाइनल जो है वो कितनी आ गई, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपकी हो जाएगी n बॉल्स, n ड्रॉप्स हैं आपके पास, n इंटू 4πr² इंटू सरफेस टेंशन, ये हमारा फाइनल हो गई। ठीक है, तो इसको जब आप देखेंगे तो यहां पे आपका आएगा n इंटू 4πR बाय n टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। यहां से आप लिख देंगे n बाय n टू द पावर 2/3 इंटू 4πr²s। ठीक है जी, तो बिल्कुल यहां से आपकी फाइनल सरफेस एनर्जी आपकी आ गई n टू द पावर 1/3 इंटू इनिशियल सरफेस एनर्जी। अगर ये आपकी ब्रेक हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपसे कहा गया 1000 ड्रॉप्स में ब्रेक हुई, तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 1000 ड्रॉप में ब्रेक हुई मतलब मेरी सरफेस एनर्जी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 10 टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। वहां पे भी आप निकाल सकते हैं, बट जितना आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। फाइन। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता था जहां पे हमारे पास एयर बबल होता था और सोप बबल होता था। एयर बबल और सोप बबल। ठीक है जी, तो जब आप एयर बबल और सोप बबल की बात करते हैं तो बस ध्यान क्या रखना है, एयर बबल में सिंगल सरफेस एरिया 4πr² अगर रेडियस r दिया हुआ है, और सोप बबल में डबल सरफेस, दो सरफेस होंगी, सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 इंटू 4πr²। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सपोज आपके पास कोई लिक्विड है, हाँ, इसमें आपने कोई प्लेट डाली, पहले मैं एक प्लेट डाल रहा हूं, ये आपकी प्लेट है बेटा, प्लेट या डिस्क आप इसे कह सकते हैं। इसका मास m गिवन है और इसको आपको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी डायमेंशंस आपको a/b दी हुई है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो सरफेस है, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये सरफेस, इस लाइन जो आपको दिख रही है ना, बिल्कुल इसका जो पेरीमीटर है उसको ये अपनी ओर पुल करेगी। तो यहां पर एक आपका फोर्स लगेगा mg और एक फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डाउनवर्ड, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपके पास ये F अप हो गया, लिफ्ट के लिए जो फोर्स लगाना आपको, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा mg प्लस यस 2a प्लस b इंटू सरफेस टेंशन। क्लियर है? ये फोर्स एडिशनल आ गया सरफेस टेंशन की वजह से। बिल्कुल अलग अलग शेप दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ट्रायंगुलर प्लेट दी, प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लेट आई है ABC इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जो भी इसका मास दिया mg प्लस a प्लस b प्लस c इंटू सरफेस टेंशन। सर्कुलर हो तो 2πr ले लेंगे। क्लियर है? अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या किया जाता है, वो कहते हैं हमने एक डिस्क ना डाल के एक फ्रेम डाल दिया, तो जैसे ही वो फ्रेम कहेगा तो इस तरह से आपके पास केवल ये पोर्शन होगा जो शेडेड ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं, बीच में ओपन है। अब अगर आप सरफेस की बात करेंगे तो ये सरफेस यहां पे एक पुल कर रही होगी और एक इसकी अंदर की साइड भी पुल हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको डायमेंशंस नहीं दी गई, केवल L/L की आपको स्क्वायर फ्रेम कह दिया गया,
स्क्वायर फ्रेम आपसे कह दिया गया जिसका मास है m, तो इस पे एक फोर्स तो लगेगा mg और दूसरा फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये आपका हो जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 4l। दो समझ में आया, एक इनर एक आउटर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो F जो आपको इसको लिफ्ट करने के लिए लगाना है वो आपका हो जाएगा mg प्लस ट्वाइस इंटू 4ls। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको एक रिंग दे दिया गया बेटा और इसकी अभी हम डायमेंशंस आर ही दिया हुआ, रेडियस जो है वो आर दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू रिंग वाले केस में एक तो आपको mg चाहिए इसका वेट को जो काउंटर करेगा प्लस ट्वाइस इंटू 2 पाई आर इंटू एस। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। अब ये है हूप टाइप एक, फाइन। बिल्कुल इस केस में आपका हो जाएगा mg प्लस, अच्छा 2, अब 2 नहीं करेंगे, अब पाई आर, हाँ इसको ऐसे लिख लें 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये टोटल लेंथ हो गई मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। ये F रिंग या हूप लिख लीजिए, ठीक है। R1 R2 इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है। नेक्स्ट इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन कई बार मिले हुए हैं, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। अब बेटा सोप बबल में ध्यान रखिएगा कि सोप बबल का जो सरफेस एरिया होता है वो आपका ट्वाइस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा, सारा खेल यहीं पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन आपका होगा सरफेस एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो अगर आपसे कहा गया कि 0 से शुरू किया और आर रेडियस का एक सोप बबल आपने बनाया है तो वर्क डन आपका हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। बट कई बार पूछा जाता है वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस R1 टू R2। हाँ जी, सोप बबल का रेडियस को आपको इंक्रीज करना है। इसका मतलब 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। ये सरफेस एरिया का चेंज हुआ लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। ये आ गया बेटा हमारा वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस R1 टू R2। तो इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन मिलते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि ये आपको अगर सोप बबल दिया गया है तो उसकी 2 सरफेसेस काउंट करनी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप और बबल। तो ड्रॉप भी हो सकता है, बबल भी हो सकता है। बबल भी आपके 2 टाइप के थे, एयर बबल और सोप बबल। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉप की, फाइन। तो जब हम ड्रॉप की बात करेंगे तो हम इस तरह से यहां पे दिखाएंगे, हम कहेंगे यहां एयर है और ये हमारे पास लिक्विड है। ये लिक्विड रहा, ब्लू कलर से आपको लिक्विड दिखाया गया है। और आपको ध्यान रखना है यहां पे सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप इसको इस वे में कट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि आपने कट कर दिया है, तो यहां से सरफेस टेंशन इस सरफेस को अपनी ओर पुल कर रहा होगा। क्लियर है? हाँ, ये वाली जो सरफेस आपको दिखा रहा हूं, इस सरफेस को एक बार और इस पे कलर कर देते, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए डार्क सरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इस सरफेस को दूसरी सरफेस पुल कर रही है अपनी ओर। तो यहां से आपका जो, इधर लिख देते हैं पी आउट और इधर लिख देते हैं पी इन। तो पी इन इज इक्वल टू पी आउट
प्लस 2s/r, ये सिंगल सरफेस का इफेक्ट होता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, कॉनकेव साइड में प्रेशर हायर होगा, कॉनकेव साइड में प्रेशर हाई होगा, ये हमेशा याद रखिए। अब सेकंड देखिएगा, यहां पे आएगा आपका एयर बबल। अब एयर बबल जब बनाएंगे तो बिल्कुल सरफेस तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन होगा क्या, लिक्विड जो है वो अब बाहर हो गया होगा इस तरह से, और एयर अंदर। बट सरफेस के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी स्फेरिकल है और एयर वाटर के बीच में ही है। ठीक है, तो फिर अगर आप इसको यहां पे सरफेस को इस तरह से ब्रेक करके सोचेंगे तो ये इसे अपनी ओर खींच रहा होगा। अभी भी कॉनकेव साइड पे प्रेशर हाई होगा, तो P यहां पे P इन करें, P in is equal to P out plus 2s/r। ओके, तो ये जो एक्सेस प्रेशर है जिसे आप डेल्टा P कहते हैं, दैट इज P in माइनस P out, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स। कॉनकेव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर। क्लियर है? हाँ, दैट इज 2s/r फॉर सिंगल सरफेस। लास्ट में आपके पास आता था सोप बबल, और जब आप बात करते थे सोप बबल की, तो सोप बबल में आपको पता है ये डेल्टा P आपका, जिससे आप P in माइनस P out कहते थे, दो सरफेसेस की वजह से होगा, दैट इज 4s/r। या आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 4s/r। जरा समझते हैं, ये बेटा मेरे पास इस तरह से दो सरफेसेस हो जाएंगे, ये आउट है और ये इन है। ठीक है जी, तो एक 2s/r यहां इफेक्ट आया, एक 2s/r दूसरी सरफेस से इफेक्ट आया, टोटल इफेक्ट आपका 4s/r हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलते थे वो मिलते थे कांटेक्ट एंगल पे, और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, अभी मैंने इसे सॉलिड सरफेस आपको दिखाया हुआ है, और यहां पर हमारे पास ये एक लिक्विड है। ठीक है, तो इस केस में प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह की सरफेस अभी मैंने आपको दिखा रखी है। यहां पर मेरे पास लिक्विड भी है, यहां पर मेरे पास एयर भी है, लिक्विड का अमाउंट बहुत कम है। दूसरा केस कुछ इस तरह का बन सकता है, हमारी लिक्विड जो है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में हो सकती है। हाँ जी, है अभी भी यही, यहां पे हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास एयर है, और ये हमारे पास लिक्विड है। ठीक, अब बेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी एक पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और एयर तीनों हैं, उस पॉइंट पर आपको लिक्विड एयर और लिक्विड सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, द एंगल बिटवीन लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड एयर, टेंजेंट्स। ठीक है, दो जगह आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, लिक्विड सॉलिड पे और लिक्विड एयर पे। इनके बीच का जो एंगल आपका आएगा, दैट इज एंगल थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये आपकी लिक्विड एयर चल रही है और ये आपकी लिक्विड सॉलिड आएगी। प्लीज ध्यान रखिए, तो यहां पे आपका एंगल ये रहा, कांटेक्ट एंगल। तो सिंपल समझने के लिए आप ये कह सकते हैं, यहां पे आपका एंगल एक्यूट बना और यहां पे आपका एंगल ऑब्ट्यूज बना। क्लियर? ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर। इन तीनों सरफेस टेंशन पे, 3 इंटरफेशियल सरफेस टेंशंस पे ये डिपेंड करेगा। वेट का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यस, वेट मतलब वो जो मॉलिक्यूल आप लेंगे जो पुल हो रहा होगा। किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं?
ये जो मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहां से आप इस केस को लेके, फर्स्ट केस को लेके आप ये कह सकते हैं कि इधर एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तीन सरफेसेस की बात हो रही है। ये फोर्स आपका है एस लिक्विड एयर इनटू डीएल। अगर मैं इसका साइज डीएल मान लूं, ठीक है, हाँ जी, ये रेड कलर से आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक। इधर आपके पास है सरफेस टेंशन, ये मेरी है लिक्विड सॉलिड इनटू डीएल, और ये एंगल आपने थीटा ले लिया, और ये आपके पास है सरफेस, ये है सॉलिड एयर इनटू डीएल। ये फोर्सेस तीन साइड पे लग रहे हैं और एक बेटा इस पे लग रहा है वेट, ठीक। तो आप इसका कंपोनेंट लेंगे और आप एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी जगह से कहीं मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स हो चुका है, तभी तो वो वहां पे जाके रुक गई है। आपकी लिक्विड ड्रॉप जो ड्रॉपलेट बनाए या स्प्रेड होने की जितनी कोशिश की, तो इस कंडीशन पे आ चुका, फिक्स हो चुका है। तो यानी आपका एंगल फिक्स हो गया, अब वो आगे नहीं जा रही सरफेस। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। यहाँ पे ये डीएल लेंथ जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर एस एस ए डी एल इज इक्वल टू एस एल एस डी एल प्लस सरफेस टेंशन लिक्विड एयर डीएल कॉस थीटा, और यहां से आपका डीएल कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई एस एस ए माइनस एस एल एस डिवाइडेड बाई एस एल ए। क्लियर है? अब आपको पता है अगर ये नेगेटिव आया तो आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आया तो आपका एंगल एक्यूट रहेगा। क्लियर? अब ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज की कहानी क्या है भाई? एक्यूट एंगल क्या करता है? एक्यूट एंगल जब होता है तो लिक्विड सरफेस को वेट करता है, लिक्विड जो है वो स्प्रेड होगा सॉलिड सरफेस पे, और अगर ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो वेट नहीं करेगा, ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा। ड्रॉपलेट्स, लिक्विड जो है फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स ऑन सॉलिड सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे भी आपको ध्यान रहना चाहिए, जैसे आपके हाथों में कभी ऑयल लगा हुआ है और आपने उसमें वाटर डाला तो वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑयल और वाटर, इनके बीच की अगर आप बात करेंगे तो इनके बीच जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तभी वो ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही है। एक एंगल आपको हमेशा याद रखना होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलते हैं, और वो आपका होता है ग्लास वाटर। ग्लास वाटर के लिए आपका जो थीटा है, हाँ जी, वो 0 डिग्री है। इसका मतलब आपके पास अगर कभी ये ग्लास है तो आपका वाटर पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, इसीलिए वाटर को ग्लास से क्लियर करना इतना आसान नहीं होता था, वो उसको कंप्लीटली वेट करता है। आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, फिर आपको वो कैपिलरी एक्शन से कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो उसको सक कर सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार कॉमन सेंस से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इस पे आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके मिलते हैं वो है कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जिसे आप कहते हैं, या कैपिलरी एक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास, हाँ जी, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको एक प्लेट के टर्म्स में दिखा रहा हूं। हाँ, ये मैंने आपको एक प्लेट दिखा दी बेटा, ये मेरे पास एक प्लेट है और इसमें मैंने यहां पे लिक्विड आपको दे दिया है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब जरा सी ध्यान दीजिएगा, ओके, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं आपको। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है,
और ये एयर है। ठीक, अब अगर आप एक मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इनके जंक्शन पे है तीनों के, यहां पे लेंगे, इस पे अगर नेट फोर्स आपका, इस पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सॉलिड आ गया, ध्यान रखिएगा, एक वेट लग रहा होगा, एक इधर, हाँ, इन्हें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस पढ़े थे ना, बिल्कुल बिल्कुल वो है। तो एयर वाला तो बहुत कम होगा, लेकिन सॉलिड वाला ये होगा। तो ये आपका फोर्स ड्यू टू सॉलिड है, ये फोर्स ड्यू टू लिक्विड है, ये फोर्स ड्यू टू एयर है इस मॉलिक्यूल पे, और ये इसका वेट है। अगर इनका रिजल्टेंट कहां से चला गया, सॉलिड से, तो इस सरफेस को साइड पे इस तरह से कॉनकेव अप कर्व्ड होना पड़ेगा। ये सरफेस थोड़ी सी उठ जाएगी लाइक दिस। फाइन, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो जो इंटरेक्शन है, एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो उसको ऊपर की ओर खींच लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और अब अगर आप बात करें सेकंड केस की, सपोज ये हमारे पास सॉलिड सरफेस दी हुई है और मैं आपको लिक्विड दिखाऊं यहां पे इस तरह से, और नेट फोर्स जो है, फिर से कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बिल्कुल सही बात, इधर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, एक ऊपर की ओर आएगा, फोर्स ड्यू टू एयर। 45 डिग्री पे जा रहे होंगे बेटा ये इसके साथ, हाँ, सिमेट्री है ना, बिल्कुल। और एक फोर्स अंदर की ओर 90 डिग्री पे ये फोर्स सॉलिड लगा रहा होगा, और एक इसका यहाँ पे हल्का सा वेट होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, अब ये है कि मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड से पास हो गया, इधर आ गया, तो ये सरफेस आपकी इस तरह से कर्व्ड हो जाएगी, बिकॉज ये फोर्स हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक वाली चीज हुई। अब यहीं से कैपिलरी एक्शन बनता है। सपोज मेरे पास एक कैपिलरी है, हाँ, मैं थोड़ी सी बड़ी दिखा रहा हूं आपको, ऑब्वियसली आपको पता है कि कैपिलरी जो है वो बहुत कम रेडियस उसका होगा। तो ये हमारे पास एक कैपिलरी रही। इस कैपिलरी में अगर आप बात करेंगे तो जब मेरा लिक्विड आएगा, ठीक है, तो लिक्विड कुछ इस तरह से आया। सपोज एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ओके, हाँ, मैं यहां पे आपको दिखा भी दूं। तो हम कैपिलरी की बात कर रहे थे। अब बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका कुछ इस तरह से, हाँ, यहां पे कॉनकेव अप इस टाइप की सरफेस बन जाएगी एक। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां पर आपका जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस तरह से ये पुल हो रहा होगा। हाँ, सरफेस टेंशन जो फोर्स लगा रहा है वो एक कोन टाइप का बनेगा। देख रहे हैं, ऐसे कोन जैसा दिखेगा आपको। हाँ, ये जो बॉल है इस पे इस तरह से एक कोन बन रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर अपनी अपनी ओर खींच रहे होंगे ना ऐसे। तो इसकी वजह से ये लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहां पे मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसे पूरा स्फीयर इस तरह से बनाऊं तो इसमें जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो चीजें हैं, और एक है हमारा रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ये रहा आपका, और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो लाइन है ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी को अभी हम ए ले लेते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर कह लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो कांटेक्ट एंगल है वो ये रहा,
यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका एंगल बनेगा थीटा और आपके पास एक फॉर्मूला आएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, या दूसरे टर्म्स में आप कह सकते हैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होता है, ये आपका आ जाता है ए बाय कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बाय कॉस थीटा आपका होगा। चलिए अब बात ये आती है कि ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा, तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला था। एक्चुअली में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस आपका ड्यू टू लिक्विड रो जी एच आ जाएगा हाइट की वजह से, और इसको आप लिखते हैं 2s बाय आर। 2s बाय आर का डिफरेंस क्यों? बिकॉज यहां आपका पी कॉनकेव ज्यादा होगा और यहां पे पी कॉन्वेक्स ये कम होगा, डिफरेंस आएगा 2s बाय आर का, और ये डिफरेंस 2s बाय आर का कौन कवर करेगा? रो जी एच। तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2s बाय रो जी आर। प्लीज ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में है। अगर आपको रेडियस ऑफ कैपिलरी दिया हुआ है तो आप इसको कहेंगे 2s कॉस थीटा बाय रो जी ए। स्ट्रेट क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे आपको, ठीक है जी। अब अगर आप कहेंगे थीटा आपका एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, यानी ये लिफ्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, राइज इन कैपिलरी कहते हैं। और अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा नेगेटिव होने का मतलब एच नेगेटिव, इसका मतलब डिप्रेस होगा ये कैपिलरी में। यहां पे राइज टर्म यूज होगा, यहां पे डिप्रेस यूज होगा। फाइन, नीचे चला जाएगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो बेटा एक्यूट वाले का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, क्या था? हाँ जी, ग्लास वाटर। और ऑब्ट्यूज वाले के लिए आप ले सकते हैं ग्लास और मरकरी, ये स्टैंडर्ड है। क्लियर? इसीलिए आपका जो मरकरी है वो ग्लास पे स्टिक नहीं करता, वो हमेशा ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा, ठीक है। एक और चीज जिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो होता है वैक्स। तो वैक्स और वाटर के बीच भी एंगल कैसा आएगा बेटा? ऑब्ट्यूज। और अगर मुझे सही याद है तो 2014 में शायद इस तरह का एक क्वेश्चन मिला था जिसमें आपसे यह कहा गया था कि आपकी कैपिलरी के अंदर आपने वैक्स कोटिंग कर दी है, कैपिलरी के अंदर आपने वैक्स कोटिंग कर दी है, ग्लास कैपिलरी है, और उसके बाद आपने इसे वाटर में डिप कर दिया। तो बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। यस, तो ये आपकी कोटिंग है वैक्स की। तो क्या होगा इस केस में? वाटर लिफ्ट होगा या डिप करेगा? हाँ, ऐसे करके आपने डाल दिया इस कैपिलरी को। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वैक्स के साथ वाटर वैक्स के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज बनता है। ये आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, दिवाली वगैरह में आपने बहुत जो है वैक्स को फ्लोट कराया होगा वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी चीजें वहां पे ध्यान रखनी। ऑब्वियसली ये आपका डिप्रेस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। आपका वाटर लेवल जो कैपिलरी में है वो इस तरह से अंदर की ओर चला जाएगा। वाटर लेवल नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पे वाटर ही है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने इस पे वैक्स कोटिंग कर दी थी, और वैक्स और वाटर के बीच जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। एक कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिक्विड दिया हुआ है मुझे कोई, हाँ जी। अब ये लिक्विड में मैंने एक कैपिलरी डाल दी है, ये मेरे पास कैपिलरी है। तो इसमें कुछ वाटर लिफ्ट हो गया, ये मैंने ग्लास कैपिलरी और वाटर की ही बात कर रहे हैं, इस तरह से कुछ लिफ्ट हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्व दे देते हैं, ठीक है।
अब एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कितना डिप किया है। हाँ, ये कैपिलरी मान लीजिए आपने इस तरह से भी लगाई होती, तब भी आपका जो वाटर लेवल है वो यहीं तक आता। सरफेस से जो हाइट होगी, ये हाइट ऐसे रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कैपिलरी है जिसे मैंने इस तरह से डिप कर दिया, ठीक है। तो यहां से मेरा वाटर लिफ्ट होगा। अब जाना किस हाइट तक चाहिए था? बिल्कुल इस हाइट तक चाहिए था, लेकिन इसकी हाइट जो है, इसे मैं एल कह ले रहा हूं अभी, ठीक है। एल इज इनसफिशियंट, इतनी हाइट नहीं है कि मेरा वाटर पूरा ऊपर तक चला जाए, ठीक। तो क्या होगा, आपका जो यहां पर कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर चेंज होने लगेगा। आर कर्वेचर चेंज्ड, और ये आपका नया कुछ हो जाएगा। इसको मैं यहां पे आर न्यू लिख दूं, ठीक है। तो बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है। कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछते हैं कि नए वाले का क्या होगा, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एच। आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वाले रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, कैपिलरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आर इंटू एच इज इक्वल टू, हाँ जी, आर न्यू इंटू एल। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आर इंटू एच। भाई ये वहीं से आया ना, देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, रो जी एच इज इक्वल टू 2s बाय आर। अब अगर आप देखेंगे तो h इंटू आर इज 2s बाय रो जी, ये सब तो कांस्टेंट है ना भाई। सरफेस टेंशन वाटर और ग्लास आपको दिया हुआ, ये फिक्स होगा, डेंसिटी वाटर की फिक्स होगी, जी आपका फिक्स होगा। इसका मतलब h इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो जब आपने h की जगह लेंथ l की, तो आर न्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे, ठीक है। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक आपको कंटेनर दिया हुआ है, यहां पे आपने एक छोटा सा होल कर दिया है, और वो आपसे कहेगा कि भाई ये बता दीजिए कि कितनी हाइट पे आके ये पानी रुक जाएगा। हाँ, कितनी हाइट ये होगी, ठीक है। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एज्यूम क्या करना है कि यहां पे आपका एक इस तरह से, हाँ जी, हेमिस्फेरिकल ड्रॉप बनेगी। क्लियर है? तो ये आपका रेडियस कितना हो जाएगा, जो आपका होल का रेडियस है, ए इज होल रेडियस, ठीक। अब यहां आपके पास पी एटमॉस्फेरिक है, और ये बाहर भी पी एटमॉस्फेरिक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पे तो यहां तो वाटर है ना, चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास इस पॉइंट पर, अगर आप इस सरफेस को मैं आपको दिखाऊं, ये वाली सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, इस पॉइंट पर मेरे पास प्रेशर क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ये समझ में आया? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट यहां दिखाया मैंने आपको। और फिर आप किस साइड आ रहे हैं, यस, आप आ रहे हैं कॉन्वेक्स साइड। तो यहां पे आपका हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच माइनस 2s बाय आर। इस केस में r इज इक्वल टू ए हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ना, ये इस तरह से हेमिस्फेयर बन चुका है। कोई भी कांटेक्ट एंगल होगा, पहले ये वेट नीचे आएगा, जब ये इस फॉर्म में आएगा तभी ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू फाइनली पी एटमॉस्फेरिक। तो बहुत आसान सा आपका फॉर्मूला बन गया, रो जी एच इज इक्वल टू 2s बाय आर, और आर की वैल्यू यहां पे ए है, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2s बाय ए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 2s बाय रो जी ए। अब इसमें कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह के कुछ उन्होंने जो ऑप्शंस में दिए होंगे, तो वहां आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है कि भाई
इस तरह की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके रहे बेटा जेई मेंस 2020 के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज, लेमिनर फ्लो दिया हुआ है, थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर. The maximum and minimum diameter of the pipes are 6.4 centimeter and 4.8 centimeter respectively. The ratio of the minimum and maximum velocity of fluid in this pipe is. तो इतने आसान क्वेश्चंस भी मिलते हैं बेटा, ये स्कूल में हाफ मार्क में आया होता और यहाँ पे 4 मार्क्स में आया था। ठीक है, बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर आपको बताते हैं। अब बेटा इसमें अगर आप देखें तो जैसे ही आपको ये लेमिनर फ्लो लिखा हुआ दिखा, आपने कहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, ठीक है, तो मिनिमम आप इसको ऐसे लिख दीजिए, A मैक्सिमम इंटू V मिनिमम इज इक्वल टू A मिनिमम इंटू V मैक्सिमम। ठीक है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लगा देंगे और यहां से आपका आ जाएगा V मिनिमम बाय V मैक्सिमम इज A मिनिमम, जहां पे स्पीड मिनिमम होगी वहां पे ये आएगा, चेक कर लो भाई, है ना? ठीक है, A मिनिमम बाय, हाँ 1 मिनट ज्वाइन करने दीजिए। ओके, तो बिल्कुल आप यहां पे लिख सकते हैं आपका V मिनिमम बाय V मैक्सिमम, ये जो आपका आ रहा होगा एरिया बेसिकली आपको देखना है। ठीक है, तो ऊपर आपका आ जाएगा पाई D1 स्क्वायर बाय 4, पाई D2 स्क्वायर बाय 4, पाई से पाई, 4 से 4 कैंसिल, और इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.4 होल स्क्वायर, तो ये आपका 3/4 होल स्क्वायर और 9/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ hollow spherical shell at outer radius r floats just submerged under the water surface. The inner radius of the shell is small r. If the specific gravity of the shell material is 27/8 with respect to the water, the value of r is. तो ये कुछ उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास 9th में किया करते थे, बिल्कुल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है। बस आपको ये देखना है कि मास किसकी वजह से होगा या वेट किसकी वजह से होगा और अपथ्रस्ट किसकी वजह से होगा। तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो ये डायग्राम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्या सिचुएशन बन रही होगी। अब ये कह रहा है कि इस समय ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट का मतलब इस पे एक फोर्स mg लग रहा होगा और एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आप कह सकते हैं कि mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब बस आपको देखना यह था कि भाई mg कहां से आएगा, तो mg आपका कहां होगा, ये जो रेड कलर से आपको दिखा ना, ये वाला जो पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो आपको दिखा रहा हूं मैं, यही तो होगा इसका मास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये आपका शेल का वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g, ये मेरा mg आ गया था। अच्छा, अब अपथ्रस्ट की जब आप बात करेंगे तो इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया होगा, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड डिस्प्लेस या वाटर डिस्प्लेस, वाटर ही का है ना इसने, वाटर का है तो वाटर डिस्प्लेस लिख दीजिए। ये आपका हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये समझ में आया। तो ये आपने 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये आपका अपथ्रस्ट आ गया। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल कर दिया, देखिए बड़े आराम से ये कैंसिल भी हो गया। हाँ, आपको यहां पे दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली योर आरडी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं आर क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे 27/8 रो वाटर, ये मेरी डेंसिटी हो गई किसकी, सॉलिड की, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू रो वाटर। अब यहां से रो वाटर भी आपका कैंसिल हो गया, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। यहां से आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 27 आर क्यूब इज इक्वल टू 19 आर क्यूब। यहां से आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू 19/27 टू द पावर 1/3 आर, ये आ गया। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमारे पास 2/3, 4/9, 1/3 और 8/9 है। इससे मैच करता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ जी, तो अब आपको ना इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई मैं कहां पे ये क्लोज बन रहा है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 1/3 करेंगे तो बाय 3 आ जाएगा, तो ये 19 टू द पावर 1/3/3 आर कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो वो 27 आएगा। आपके पास है 19, यानी ये 2.67 2.7 के आसपास कहीं कुछ आना चाहिए, ये आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो 2.67 मैं अभी ले रहा हूं बाय 3, हाँ आर, ये आपकी एक, ये आप रफली अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं। यहां से क्लियरली आप दे सकते हैं ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता, दो ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते। ठीक है, दो एलिमिनेट हो चुके, अब बचा है 4/9 होगा या 8/9 होगा। ये क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि ये आपका आंसर 8/9 होगा। ये मैंने बहुत रैंडम अप्रोक्सीमेशन किया है। मैंने क्या देखा, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 2 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि ये 28 के क्लोज जा रहा है भाई। 8 और 27 में 19 आपका है, तो ये क्लोज है इसके ना 27 के, तो 2.5 से ज्यादा ले लिया मैंने, 2.67 ले लिया। ठीक है, यस, इस तरह से आप इसे अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 8/9 आर आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड at a point where the pressure is p pascal. At another point where pressure is p/2 pascal, its speed is capital V meter per second. If the density of the fluid is rho kg per meter cube and the flow is streamline, then capital V is equal to, okay. तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो आपकी, और लेमिनर फ्लो है, ठीक है, तो आपके पास केवल और आपके उसमें टर्बुलेंट आएगा भी नहीं। ठीक, तो आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां पे आपको एरिया चाहिएगा, और दूसरी आपके पास होगी बर्नौलीज इक्वेशन। तो इन दोनों से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, बर्नौली इक्वेशन से नहीं होता है फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, तो अब बेटा अगर आप यहां पे देखें तो एक तो आपको ये हॉरिजॉन्टल पाइप, एक ये है आपकी चीज, ठीक है, और उसके बाद आप सीधे सीधे लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो, यहां पे स्पीड v स्क्वायर, अभी v1 पूरा लिख लेते हैं, रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा आपको कंडीशन दी है h1 इज इक्वल टू h2, क्योंकि आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब ये वाला पोर्शन आपका गायब हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, P1 प्रेशर एट 1 पॉइंट, ये P पास्कल आपको दिया हुआ है, यहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू, आपका प्रेशर P/2 हो गया, यहाँ पे आपका आ गया हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। ओके फाइन, तो आपको कैपिटल V निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा बेटा P/2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 2 2 कैंसिल हो गया, यहां से आपका V आपका आ गया अंडर रूट P प्लस P बाय रो लिख लें इंटू स्मॉल V स्क्वायर, डी ऑप्शन है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter per second square. The density of water is 1 gram per centimeter cube and water offers negligible drag force on the bubble. The mass of the bubble is okay. तो ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा इसमें फ्लूइड का कोई कॉन्सेप्ट सच नहीं लग रहा है, बट हाँ आप इसको नॉर्मल वे में भी कर सकते थे। ये तो मोशन वाले क्वेश्चन जैसे किए थे ना, तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसे। अब बेटा इन क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी फोर्स का क्वेश्चन बना, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बबल सा बना दिया ये, ठीक है, स्पेयर ले लिया मैंने। इस पे एक फोर्स हमारा लग रहा होगा इसका वेट, और एक इस पे लग रहा होगा अपथ्रस्ट, और साथ में इसका दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो भाई हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एफ अप माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यहां से मैं कह सकता हूं एफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब बस अप थ्रस्ट आपको देखना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका रेडियस दिया होगा हमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये बबल जो है इतना ही अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। और आपको क्या निकालना है, एम निकालना है। तो m आपका आ गया 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी बाई जी प्लस ए। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ना आपको ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ तो सीजीएस यूनिट चल रही है यार, खाली उसमें रख दो। ठीक, अगर अलग अलग दी होती तो सोचना पड़ता है, तो सारी सीजीएस है। तो यहां मैं रख देता हूं 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1 हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम हो गई पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जी की वैल्यू भी आपको बस ये ध्यान रखना, जी हमेशा जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर लेना, नहीं तो जनरली यही होता है, जी नहीं दिया होता। और यहां पे आपका आ जाएगा 980 प्लस एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 9.8। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे ये बेटा आपका 3.14 है, तो ये 1.05 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो 4 इंटू 1.05 इंटू 980 बाय 989.8। जरूरी नहीं आपको हमेशा सॉल्व करना ही पड़े। अब आप देखिए यहां से अगर आप देख रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते बेटा, बचे हैं 4.51 और 4.15। और यहां से इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 4.2 बन रहा है, 4.2 से कम होना चाहिए, यानी 4.15 आपका आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा उसको मल्टीप्लाई करके चेक करें। यस, आप उसको यूज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मेरी उसके क्लोज जा रही है। आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिए तो और अच्छी बात है, टाइम बच जाता है ना थोड़ा सा। Next question, a small spherical droplet of density D is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension T. The radius of the droplet is, take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. Okay, ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पे आपके पास एक लिक्विड आपको दिया गया है,
और इसकी डेंसिटी आपको दी गई है रो, ठीक है। और एक ड्रॉपलेट आपने ऐसे करके बना ली है, ये एग्जैक्टली हाफ इनसाइड है, ठीक। हाफ इनसाइड होने पे इसको हम गायब कर लें जरा, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई हुई है इन्होंने, ठीक। और यहां पे आप देखेंगे ये आपकी सरफेस बन रही होगी, इस पे उसने कहा है जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, ये गिवन है, ठीक। तो भाई फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, तो आपके पास कौन कौन से फोर्सेस हो गए, एक फोर्स लग रहा होगा mg, एक इस पे लग रहा होगा अपथ्रस्ट, और एक इस पे लग रहा होगा सरफेस टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो तीन ही फोर्स लगते हैं, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं यार। तो यहां से मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, एफ अपथ्रस्ट प्लस एफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू mg, तभी तो ये फ्लोट करेगा। वेट को किसी ना किसी ने तो काउंटर करना ही है ना। तो जनरली हम किससे कराते थे, पहले देखिए एक क्वेश्चन क्या आया, हाँ एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया था उन्होंने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस था, बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे कोई सरफेस टेंशन की बात नहीं की थी, यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स और इंक्लूड कर दिया। तो अब अगर हम इसे देखें तो अपथ्रस्ट कितना हो गया बेटा, मेरे अपथ्रस्ट मेरे पास हो गया, ये ध्यान रखना, ये आधी बॉल वाला ही तो वॉल्यूम होगा, तो अपथ्रस्ट मेरा हो जाएगा 2/3πr³। आधी बॉल अंदर है तो आधा ही वाटर डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो दिया हुआ है इनटू जी, ऐसे लिख दूं। अच्छा, प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये कितना हो जाएगा 2πr इंटू, यहां पे टी दिया हुआ तो टी लिख दे रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल टू mg। mg कितना हो जाएगा 4/3πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, है जी। नहीं, सरफेस पे लेंथ लेंगे ना बेटा, फोर्स जो होता है वो लेंथ इंटू सरफेस टेंशन होता है, तो सरकमफ्रेंस लेंगे ना, एरिया नहीं लेंगे, एरिया तो सरफेस एनर्जी में आता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हाँ वो नहीं तो डायमेंशन ही आपकी करेक्ट नहीं आएगी। अच्छा आप देखिए यहां से 2π और 2π ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रेडियस आपको निकालना है, r इज इक्वल टू, अच्छा एक r है, ये भी r² हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से r² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3t/2d माइनस रो इंटू जी, चेक कीजिए एक बार। तो हमें रेडियस निकालना था, r इज इक्वल टू √3t/2d माइनस रो इंटू जी। ए ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है इसका, हाँ चेक कर लीजिए एक बार, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, ठीक है। हाँ, सोप बबल के अंदर आपको प्रेशर दिया हुआ है, आपको रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बताना है। बिल्कुल इसे एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में बेटा अगर आप देखें तो ये आपके पास मान लीजिए सोप बबल है, यहां पे आपके पास P एटमॉस्फेरिक होगा और यहां पे आपके पास P एटमॉस्फेरिक प्लस 4s/r होगा, बिकॉज सोप बबल है इसलिए आपके पास 2 सरफेसेस होंगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो डेल्टा P फर्स्ट वाले में कितना आ जाएगा 0.01, P एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू 4s/r1, ये लिख सकता हूं बेटा, एक्सेस प्रेशर के टर्म्स में बात कर ली,
और दूसरे वाले में आ जाएगा 0.02 p एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू 4s/r2। क्लियर है? दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका जो R2/R1 आ रहा है, R2/R1 वो 1/2 आ गया। चेक कर लो भाई, R2/R1 1/3 आ गया। अब जब आप V1/V2 करेंगे तो दैट इज R1³/R2³, और इसको आप लिखेंगे तो ये 8:1 आ जाएगा। ये रहा आपका डी ऑप्शन। तो एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद है, बस इसमें गड़बड़ क्या होती है, आप कई बार 1.02/1.01 लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्सेस प्रेशर जो होता है वो 4s/R1, यहां तो 2s/R1 और 4s/R1 से भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपसे सोप बबल कहा हुआ है तो एक्सेस प्रेशर आपका 4s/R होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल cylindrical vessels are kept on the ground and each contain the same liquid of density D. The area of the base of both vessel is S, but the height of the liquid in vessel is x1 and in other is x2. When both the cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, the liquid flows from one vessel to another until it comes to equilibrium at a new height. Okay. The change in energy of the system in the process is okay. तो एक्चुअल में तो ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन बन गया भाई, है ना। सेंटर ऑफ मास वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको एक कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में निकालनी, इनिशियल और फाइनल। तो दो डायग्राम बना के इसको एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास बेटा इस तरह से हमें दो कंटेनर दिए गए हैं। ठीक है, पहले कंटेनर में लेट से हमारे पास कुछ लिक्विड है x1 हाइट तक। तो आप वहां पे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट वहां पे आप बड़ी इजीली आप इसको देख सकते थे। लेट से इसकी हाइट है x1 और इसका मास आपने एज्यूम कर लिया m1। फाइन, तो आप लिख सकते हैं m1g x1/2। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इनिशियली। इसी तरह से सेकंड केस में सपोज मैंने एज्यूम किया कि यहां पर मेरे पास, क्योंकि x1 x2 कुछ कौन बड़ा है ये दिया नहीं ना, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे मैंने ये x2 हाइट मान ली, सेम लिक्विड है, मास m2 मान लिया। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया m2g x2/2। ये समझ में आया, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पर। ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इनिशियल। अब बात ये है कि मुझे m1 m2 नहीं दिया हुआ, तो m को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, एरिया दिया हुआ है बेटा। तो यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जो आपने निकाली है, इसको आप लिख सकते हैं m1 की जगह मैं लिख रहा हूं s x1। s जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ बेटा। ठीक है, s x1 इंटू x1/2 रो g। ये क्लियर है? अच्छा, डेंसिटी डी दी हुई है, चेक कर लीजिए। डेंसिटी डी दी हुई है, ओके मैं डी लिख देता हूं। हाँ, यहां पे डी लिख दीजिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये आया। इसी तरह से यहां पे आपका जाएगा एस x2, ये मेरा वॉल्यूम हो गया इंटू रो सॉरी डी इंटू डी इंटू जी इंटू x2/2। क्लियर? तो अब अगर आप देखें तो SdG/2 x1² प्लस x2², ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जब आप बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की हाइट सेम हो गई होगी। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखना यहां पर गलती ना हो बेटा, हाइट हो जाएगी x1 प्लस x2/2। ये मेरी h फाइनल आ गई। ठीक है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m1 प्लस m2
इंटू जी इंटू हाइट की जगह मैं लिख रहा हूं x1 प्लस x2/4। ये समझ में आ गया। और m1 प्लस m2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो m1 m2 हमने निकाला हुआ था अभी, s x1 प्लस s x2 इंटू डी जी x1 प्लस x2/4। क्लियर है। तो ऑब्वियसली पहले वाली एनर्जी ज्यादा थी, बाद में ये स्टेबल में आया तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम की है। तो पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस डी जी ओके बाय 2 ले लें, या चलो यहां लिख देते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस एस डी जी यहाँ पे आपका आ गया x1 प्लस x2 होल स्क्वायर बाय 4। इस तरह का मेरा आंसर कुछ बन रहा है बेटा, चेक कर लीजिए अपने एंड पे। अब अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये मेरा आ जाएगा एस डी जी बाय 4। यहां पे मेरा आएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका बन गया एस डी जी बाय 4 इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये आपका डेल्टा यू कह लीजिए आ गया। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है आपके पास, हाँ, अब वो x1 माइनस x2 आ रहा है, आप x2 माइनस x1 कर लीजिए। सी ऑप्शन मेरे ख्याल से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। In an experiment to verify Stokes' law, a small spherical ball of radius r and density rho falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water. Okay. If the terminal velocity of the ball inside water is same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to. Okay. आराम से समझिए क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक वाटर कॉलम इस तरह से आपको दिया हुआ है, आपने h हाइट से यहां से अपनी बॉल को ड्रॉप किया, यहां पे ये आई, इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी v टर्मिनल के बराबर है। फाइन। तो वैसे तो इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जब आप बात करते हैं v टर्मिनल की, अच्छा आप खुद करना चाहते हैं, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, बिल्कुल कीजिए। अब अगर आप बात कर रहे हैं वी टर्मिनल की, तो बेटा अगर मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वैसे तो आप एक लाइन में लिख सकते थे इसको, बिल्कुल कई लोगों ने मुझे आंसर भी भेज दिया है। 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा डी सॉलिड माइनस डी लिक्विड, ये हमारी वी टर्मिनल थी। फाइन। और जो हमारी वेलोसिटी है वो हमें पता है, जब हम ड्रॉप करते हैं एच हाइट से तो ये √2gh हो जाएगी। तो यहां से मैं देख सकता हूं h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है। तो h इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आ गया, या मैं कह सकता हूं h इज प्रोपोर्शनल टू वी टर्मिनल स्क्वायर। और वी टर्मिनल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये आपके आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो h इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। यहां पे मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। आप बिल्कुल चाहें तो आप यहां पर h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे आती, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, या इसी को मैं लिख देता वी टर्मिनल स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है। ओके, तो इसको कैसे लिखें, 2, अच्छा इसको 4/81 कर दें, बिल्कुल 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 अच्छी बात है आपकी। तो 1/2g यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं 4/81 r टू द पावर 4g स्क्वायर बाय ईटा स्क्वायर ds माइनस dl होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से g और g आपका कैंसिल हो गया, 1 और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे बस ये देख सकते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, इसके मार्क्स नहीं मिलने बेटा वहां पे।
हाँ, आप बिल्कुल, आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, बट आपको केवल ये चेक करना था मेरी हाइट v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो vt स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और vt मेरा r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो मेरा आंसर r टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और okay, two liquids of density rho1 and rho2 are filled up behind a square wall of inside 10 meter as shown in figure. Okay, each liquid has height of 5 meter. The ratio of the force due to these liquid on upper part to that at the lower part. Okay, तो एक आपको ये एरिया दिया हुआ है mn और दूसरा एरिया आपको दिया हुआ है no। इन जगह पे फोर्स एफ एम एन बाई एफ एन ओ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ड्यू टू लिक्विड का इन्होंने, प्लीज ध्यान रखिएगा, लिक्विड कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। अब बेटा अगर आप बात करेंगे फर्स्ट वाले सेक्शन की, तो इसका मैंने आपको मेथड बताया था कि आप मिड पॉइंट पे प्रेशर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको बिल्कुल जनरलाइज कर देता हूं, मैं इस हाइट को h ले लेता हूं अभी। तो मिड पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर आएगा वो आएगा रो जी एच बाई 2 ड्यू टू लिक्विड। क्लियर है? तो एफ एम एन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा रो जी एच बाई 2, ये मेरा प्रेशर है, इंटू एरिया। अगर इसकी विड्थ W दी हुई है तो यहां से H इंटू डब्ल्यू ये मेरा आ जाएगा। फाइन, ओके। और अभी चेक कर लेते हैं एफ एन ओ जब हमारे पास आ रहा है तो ये कितना आएगा, आप ध्यान रखना, अब जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, यहां डेंसिटी अलग है बेटा। ठीक है, तो अब जब आप प्रेशर देखोगे तो यहां पे कितना आएगा, रो वन जी एच और प्लस रो टू जी एच बाई 2। तो प्रेशर मेरा आ गया रो वन जी एच प्लस रो टू जी एच बाई 2। ये गलती हो जाती है कई बार, H1 प्लस H2 बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको एरिया कौन सा होगा, एरिया तो H बाई H इंटू डब्ल्यू होगा। ठीक है, ओके। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, रो वन और रो टू के बीच कुछ रिलेशन दिया हुआ था, कहीं मैं देख रहा था, ये रहा, रो टू इज इक्वल टू 2 रो वन, तो यहां पर मैं 2 रो वन रख देता हूं। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। जरा देखिए, एच डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये हो गया आपका, आपके पास क्या आया, रो वन जी एच बाई 2 ऊपर है और नीचे आपका आया 2 रो वन जी एच। क्लियर है? अब अगर आप देखें तो ये रो वन जी एच और रो वन जी एच कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया 1/4। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/4, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। A capillary tube made of glass of radius 0.15 millimeter is dipped vertically in a beaker filled with methylene iodide, which rises to height h in the tube. It is observed that the two tangents drawn from liquid glass interface makes an angle of 60 degree with one another, then h is close to. Okay. अब बेटा यहां पर आपको सारी चीजें दी हुई हैं और आपको h निकालना है। तो h का फॉर्मूला आपको याद है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। h आपका था 2t cos थीटा अपॉन रो जी ए, याद आया? अब आपको ढूंढना क्या है, देखें क्या क्या पता है, सरफेस टेंशन T पता है, डेंसिटी रो पता है, तो T और रो आपको पता चल गए, G की वैल्यू गिवन है, ओके। कैपिलरी का रेडियस भी गिवन है, मिलीमीटर में ध्यान रखिएगा। और बचा क्या, कॉस थीटा, तो थीटा चाहिए, थीटा दिया हुआ कहीं, यहां दिया है फ्रॉम, ओके ओके, ये देखिए ये खेल है भाई, 60 डिग्री मत ले लेना थीटा, ये थोड़ा सा यहीं पे ध्यान रखने वाली चीज है। ये आपकी एक कैपिलरी दी हुई है, ठीक है,
इस कैपिलरी में इस तरह से आपका एक मिनिस्कस बना बेटा, फाइन। अब अगर आप देखेंगे, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम लिक्विड ग्लास इंटरफेस ऑन अपोजिट साइड, तो यहां पर जब आप ये वाली टेंजेंट बनाएंगे ऐसे करके, ये टेंजेंट बन रही है बेटा, फाइन। तो ये टेंजेंट जो है ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, और आपका ये है थीटा। तो थीटा जो आपका आया, थीटा आपका आ गया बेटा 30 डिग्री। ये समझ में आया? हाफ ऑफ दिस, ये 30 डिग्री है ना, वर्टिकल लाइन खींचिए तो 30 डिग्री आएगा। तो बस अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, 2 इंटू टी कॉस 30 बाई रो जी ए, और आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका √3/20 आ रहा है, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू 0.087 वाला होना चाहिए, ये वाला। Water flows in a horizontal tube. The pressure of water changes by 700 Newton per meter square between A and B, where the area of cross section are 40 centimeter square and 20 centimeter square. Okay. Find the rate of flow of water through the tube. बहुत बढ़िया जी। आपको यहाँ पे एरिया गिवन है, ये वाला एरिया गिवन है, और यहाँ लेट से वेलोसिटी VA है, यहाँ पे वेलोसिटी VB है। क्लियर? और आपको प्रेशर चेंज दिया हुआ है, डेल्टा P गिवन है बेटा। तो अगर आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, और ये रही आपकी स्ट्रीमलाइन जिसके लिए आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस। यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो VA इंटू एरिया A इज इक्वल टू VB इंटू एरिया B, ऐसे लिख देंगे। अब आपको एरिया दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर A पे आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू VA, दैट इज इक्वल टू VB इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया VB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VA। एक तो इक्वेशन ये बन गई आपकी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब लगा देते हैं बर्नौली। तो A और B पॉइंट पे बर्नौली अगर हम लगाएंगे तो हम कहेंगे PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। ये आपको, क्योंकि हाइट सेम है बेटा, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखें कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब यहां पे आप थोड़ा सा ना ये भी यूनिट देख लीजिए, तो ये dV/dt है एक्चुअली। तो dV/dt का मतलब, डी वॉल्यूम लिख दे रहा हूं, dV/dt का मतलब क्या हो गया, आपको क्या चाहिए, एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx/dt, या इसको सीधे V लिख देते हैं, ठीक है जी। हाँ, एक मिनट, एरिया इंटू V1, तो AA इंटू VA निकाल लें, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे VA निकालनी है। अब PA माइनस PB मुझे गिवन है, ये कितना है 700, दैट इज इक्वल टू हाफ। अब यार ये देखो, यहां कहानी फंस जाती है कई बार कि यहां तो आपको SI यूनिट दी हुई है और ये आपको CGS यूनिट दी हुई है। चलिए बाकी सब तो सेम है, इसलिए बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और VB की जब मैं बात करूंगा तो VB मेरा हो जाएगा 4VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ओके। तो इस जगह से अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 5 आ गया,
ये मेरे पास आ गया 7/5 इज इक्वल टू 3VA²। जरा चेक कीजिए। तो यहां से मुझे VA मुझे मिल गई, ये मेरी आ गई बेटा 7/15 का अंडर रूट, ये मेरी मीटर पर सेकंड में है। और मेरी जो ये देखिए आंसर दिया हुआ ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे AA इंटू VA करूं तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 40, मेरा ये था 40 सेंटीमीटर क्यूब इंटू अंडर रूट 7/15 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आप देखेंगे तो ये आपका 4000 आ गया अंडर रूट 7/15। ठीक है, बिल्कुल। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये 2 करीब यहाँ पे आ रहा है 2.1, ये आपका 1.4 और 1.5 के बीच में आ रहा है। तो 4000 को 1.5 से डिवाइड करके देख लीजिए जो क्लोजेस्ट आ जाएगा। तो 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2720 के आसपास मुझे लगता है ये आंसर आना चाहिए। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, बट यहां पे जो मुझे दिख रहा है मेरा आंसर जो है वो 2720 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आना चाहिए, सी वाला। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट लिक्विड राइजेस एट इट्स साइड एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 centimeter and the angular speed of the rotation is omega radian per second. The difference in height of liquid at the center of the vessel. Okay. अब बेटा इसके कई सारे मेथड हैं, मैं जो आपको मेथड बताना चाहूंगा, मान लीजिए यहां पे आप एक छोटा सा पार्टिकल ले लीजिए DM। फाइन, ये आपने DM ले लिया। अब आपका ये जब ये रोटेट कर रही है तो ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल मतलब नीचे जो फोर्सेस हैं वो इस पे एक फोर्स लगा रहे होंगे। ओके, एक आपके पास लग रहा होगा mg। ठीक है, और इसका सेंटर रहा यहाँ पे, तो इधर की साइड इस पे, बिल्कुल सही बात है, आपको एक mr⍵² या dmr⍵² लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं। एक फोर्स मेरे पास लग रहा है बेटा dmg, एक मेरे पास इस डायरेक्शन में लगा नॉर्मल, और इधर मेरा सेंटर है क्योंकि ये इस तरह से घूमेगा सर्कल में। क्लियर? तो ये अगर मेरी रेडियस r मैंने ले ली तो ये मेरे पास ये रेडियस मैंने अभी r ले ली बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा r⍵²। r मेरा वेरिएबल है हर पॉइंट के लिए, कहीं और जाएंगे तो r चेंज हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल R तक। ये समझ में आ गया? अच्छा चलिए, अब यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं ऐसे कर, तो ये टेंजेंट एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, और ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। चेक करो। हाँ, ये ना ये इस तरह का कर्व है, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये ऐसे आ रहा ना, ये वाला ये कर्व दिख रहा है। ओके, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में है तो n cos थीटा इज इक्वल टू dmg, एक तो मेरा ये आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, और n sin थीटा इज इक्वल टू dmr⍵², ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये वहां पे बार बार आप नहीं करेंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, ये देखिए sin थीटा बाय cos थीटा, तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड बाय फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। tan थीटा इज इक्वल टू r⍵² बाय g, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब जरा सी समझना, ये कभी 11th में जब हमने शुरुआत की थी तो बेटा ये मेरे पास हाइट है dh और ये मेरे पास रेडियस है dr, dy बाय dx जिसे आप कहते थे, तो dh जो है वो dy है और dr जो है वो dx है। ये समझ में आया? तो tan थीटा की वैल्यू को मैं dh बाय dr लिख सकता हूं। क्लियर है? बस यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया, dh इज इक्वल टू r⍵² dr बाय g,
और इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेट, यहां 0 से h और रेडियस आ गया 0 से कैपिटल R। तो ये आपका h इज इक्वल टू, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय जी, और ये आपका आ जाएगा R स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 0 से कैपिटल R। ठीक है जी। तो मेरे पास जो हाइट आई वो आ गई ओमेगा स्क्वायर, ओ ये कहां चला गया, ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाय 2g। इस तरह का कोई आंसर है? अच्छा, रेडियस कुछ दिया होगा बेटा, एक मिनट, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हम ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई 2g, आंसर किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में निकालना, किसमें निकालना है? सेंटीमीटर में निकालना। ओके, तो सेंटीमीटर रख दो यार, इंटू 25 यहां आ गया, और इसको जो है आप जी के टर्म्स में दिया है, G10 दिया, जी के टर्म्स में दिया हुआ। ओके, तो 25 ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, 25 ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मैंने जनरलाइज कर दिया उसे रेडियस के टर्म्स में, लेकिन ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी मिल सकता है। तो ये बेटा आपका फ्लूइड भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।